नमस्कार और इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कन्नड़ फिल्म नानू मथु गुंडा 2 की। हाल ही में इसका एक रिव्यू आया है। हाँ, सिनेमा एक्सप्रेस में 5 सितंबर 2025 का रिव्यू है। और ये फिल्म, जैसा आपने कहा, 2020 वाली नानू मथु गुंडा का सीक्वल है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि रिव्यू क्या कहता है, बल्कि थोड़ा गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सीक्वल पहली फिल्म की जो एक इमोशनल लेगेसी थी उसको कैसे आगे बढ़ाता है। और ये भी कि वफादारी, हानि, यहाँ तक कि पुनर्जन्म जैसे जो बड़े आइडियाज हैं, हाँ, क्या फिल्म उन्हें ठीक से संभाल पाती है? रिव्यू तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। ये सिर्फ एक फिल्म का एनालिसिस नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि कहानियां कैसे इंसान और जानवर के रिश्ते से भी आगे बढ़कर जीवन, मृत्यु और शायद उसके पार के बंधनों को टटोलती हैं। तो पहली फिल्म जो थी वो शंकर और उसके प्यारे कुत्ते गुंडा के बीच के एक बहुत गहरे अटूट रिश्ते पर थी। जी। ये सीक्वल, जैसा रिव्यू बताता है, सिर्फ कहानी आगे नहीं बढ़ाता, ये एक ज्यादा मुश्किल सवाल खड़ा करता है कि क्या प्यार, क्या वफादारी मौत के बाद भी बनी रह सकती है? क्या ये बंधन सिर्फ इसी जिंदगी तक के हैं? और यही बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। रिव्यू के हिसाब से ये सिर्फ पहली फिल्म की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश नहीं है, जो अक्सर होता है सीक्वल के साथ। लगता है डायरेक्टर ने जानबूझकर एक बड़ा, ज्यादा महत्वाकांक्षी दायरा चुना है। हाँ, मूल फिल्म के इमोशनल और फिलोसॉफिकल दायरे को एक्सपैंड करने की कोशिश, ये अपने आप में एक हिम्मत का काम है। तो कहानी शुरू होती है ठीक वहीं से जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी, शंकर यानी शिवराज के आर पेटे के दुखद बलिदान के बाद। रिव्यू में एक बहुत ही मार्मिक सीन का जिक्र है। वफादार कुत्ता गुंडा शंकर की कब्र के पास बैठा रहता है, हाँ, तब तक जब तक शंकर का बेटा पैदा नहीं हो जाता। मतलब वफादारी का क्या कमाल का चित्रण है। बिल्कुल। लेकिन कहानी फिर फौरन एक और दुखद मोड़ लेती है। बच्चे को जन्म देते वक्त माँ की मौत हो जाती है। ओह। तो अब उस बच्चे की जिम्मेदारी आ जाती है शंकर के दोस्तों पर, भूरी, गोविंदे गौड़ा और अडवी नैना पर। और गुंडा भी जैसे अपनी ड्यूटी निभा रहा हो, बच्चे के साथ उनके घर चला जाता है। यहाँ तक कहानी बहुत इमोशनल है। हाँ, काफी भारीपन है। पर फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, चीजें बदलती हैं। रिव्यू बताता है कि बच्चा गुंडा को पसंद नहीं करता। उसे लगता है कि ये कुत्ता एक बोझ है, मतलब दोस्तों के बीच मजाक का पात्र है। हाँ, ये एक अजीब सी सिचुएशन है। एक तरफ कुत्ते की वो बिना शर्त वाली वफादारी, और दूसरी तरफ बच्ची की वो बढ़ती हुई नफरत या शायद उदासीनता। बिल्कुल। और रिव्यू के मुताबिक यही जो इमोशनल तनाव है, ये जो अनदेखी है, वो गुंडा की सेहत पर असर डालती है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। ओह। रिव्यू इस बात पर खास जोर देता है कि मौत के सीन को बहुत ही रॉ डिटेल के साथ, कच्चेपन के साथ दिखाया गया है। अच्छा। ये एक ऐसा मोमेंट है जो शायद दर्शकों को एकदम झंझोड़ दे, उन्हें गहरे दुख और शायद एक तरह की, क्या कहते हैं, कैथारसिस। हाँ, कैथारसिस, मतलब दुख से गुजरकर शायद एक तरह की राहत या सफाई महसूस करना। जी। तो ये दिखाता है कि फिल्म मुश्किल भावनाओं से बचती नहीं है। यहीं से कहानी एक ज्यादा, कहना चाहिए, फिलोसॉफिकल मोड़ लेती है ना। अगर पहली फिल्म दोस्ती की, वफादारी की, पवित्रता के बारे में थी, तो ये सीक्वल पूछ रहा है, क्या ये बंधन सिर्फ जीते जी का है? क्या लगाव नश्वरता की सीमाओं को पार कर सकता है? बिल्कुल। और इसी पॉइंट पर कहानी का फोकस बदलता है। शंकर का बेटा, जो अब बड़ा हो गया है, राकेश अधिका ने रोल किया है, वो सेंटर में आ जाता है। रिव्यू के अनुसार वो इस आइडिया से जूझ रहा है कि वफादारी शायद जन्मों तक साथ रहती है। एक गहरा आंतरिक संघर्ष। हाँ, और यही तलाश उसे ऊटी ले जाती है, शायद जवाब ढूंढने। और ऊटी में, जैसा रिव्यू बताता है, कहानी में एक और लेयर जुड़ती है। एक आवारा पिल्ला है जो एक लड़की, इंदु, रचना इंदर, को आत्महत्या करने से रोकता है। जी। रिव्यू इस सीन के सिंबॉलिज्म पर रोशनी डालता है कि भाई, जान बचाने के लिए हमेशा कोई बड़ा चमत्कार नहीं चाहिए होता। सही बात है। कभी कभी किसी की बस शांत, स्थिर मौजूदगी, जो चुपचाप साथ बनी रहे, वही बहुत होती है। एक जानवर की वो खामोश प्रेजेंस भी कितनी पावरफुल हो सकती है। बिल्कुल। और यहीं वो बड़ा सवाल उठता है जिसे फिल्म शायद एक्सप्लोर करना चाहती है, और रिव्यू भी इस पर ध्यान खींचता है। क्या ये पिल्ला, क्या ये असल में गुंडा का पुनर्जन्म है? क्या ये उसी अटूट वफादारी का दूसरा जन्म है? और क्या इंदु, जिसे इस पिल्ले ने बचाया है, वो इसे शंकर के बेटे तक पहुंचाएगी, जिससे कहानी के धागे जुड़ सके? हाँ। तो रिव्यू के मुताबिक फिल्म इन्हीं सवालों, इमोशंस की कंटिन्यूटी और पुनर्जन्म की संभावनाओं के आसपास घूमती है। रिव्यूज बात के लिए फिल्म को सराहता है कि ये मेन स्ट्रीम कन्नड़ सिनेमा में पुनर्जन्म,
मेमोरी और भावनाओं के आर पार जाने जैसे जो मुश्किल विषय हैं, हाँ, जो अक्सर उठाए नहीं जाते हैं। उन्हें उठाने की हिम्मत दिखाती है। और गुंडा की मन की आवाज या माइंड वॉइस का इस्तेमाल भी एक इंटरेस्टिंग तरीका बताया गया है। ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि अगर वफादारी बोल पाती तो कैसी लगती उसकी आवाज। लेकिन जैसा अक्सर होता है ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के साथ, रिव्यू ये भी साफ करता है कि फिल्म की यही महत्वाकांक्षा कभी-कभी उसकी कमजोरी भी बन जाती है। रिव्यू का कहना है कि कहानी में कई बार चीजें जरूरत से ज्यादा लगती हैं। एक्सेस। अच्छा, जैसे दो पुनर्जन्म की कहानियां, शायद ये थोड़ा भारी हो जाता है। फिर गंभीर इमोशनल पलों के बीच अचानक से कॉमिक सीन आ जाना। हाँ, वो टोन वाली बात। बिल्कुल, आत्महत्या के प्रयास वाले सीन बार बार आना, और टोन का भी, कभी एकदम मजाकिया स्लैपस्टिक जैसा तो कभी गहरा दार्शनिक। ये सब मिलकर कहानी को चिंतनशील बनाने के बजाय थोड़ा भीड़-भाड़ वाला, थोड़ा असंतुलित सा बना देते हैं। हाँ, ये संतुलन साधना मुश्किल रहा होगा। और रिव्यू के हिसाब से ऊटी वाला हिस्सा चाहे दिखने में कितना भी खूबसूरत हो, जी, कहानी की विश्वसनीयता पर थोड़े सवाल उठाता है। शायद उसे एक कहानी में और ऑर्गेनिक तरीके से फिट किया जा सकता था। हो सकता है। और कॉमेडी पर जो जरूरत से ज्यादा जोर है, खासकर कुछ किरदारों में, हाँ, वो फिल्म के गहरे इमोशनल कोर को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करता है, कमजोर करता है। अब आते हैं तकनीकी पहलुओं पर। सिनेमैटोग्राफी के बारे में रिव्यू कहता है कि असाधारण नहीं पर मजबूत है, स्टडी। हाँ, कैमरा वर्क ठीक ठाक है। गांव का माहौल, ऊटी की वो धुंध वाली सुंदरता, दोनों को कैप्चर करता है, जो फिल्म के दो अलग मूड सेट करने में मदद करता है। बैकग्राउंड स्कोर उसे इमोशनली इफेक्टिव बताया गया है, लेकिन एक वार्निंग के साथ कि कहीं-कहीं वो थोड़ा ओवरपावरिंग हो जाता है। दृश्यों पर हावी हो जाता है। हाँ, शायद दृश्यों के असर को दबाने लगता है। और फिर एडिटिंग, जिसे रिव्यू ने फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी कहा है, अकीलीज हील। ये तो बड़ी तीखी बात है। बिल्कुल, सबसे बड़ी कमजोरी कहना यही बताता है कि ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। रिव्यू का इशारा है कि कई सीन, खासकर फिल्म के बीच वाले हिस्से में, वो जरूरत से ज्यादा लंबे खींचे गए हैं। और इसका असर सिर्फ पेस पर नहीं पड़ता। जब आप पुनर्जन्म, इमोशंस की कंटिन्यूटी जैसे नाजुक विषयों पर बात कर रहे हो, तो टाइट एडिटिंग जरूरी होती है, ताकि दर्शक जुड़ा रहे। हाँ, लंबे खींचे हुए सीन वो कनेक्शन तोड़ सकते हैं, ध्यान भटका सकते हैं। एक्टिंग की बात करें, राकेश अधीरा जो शंकर के बेटे बने हैं, उनके बारे में क्या कहा है? रिव्यू कहता है कि उन्होंने दुख, गिल्ट और उम्मीद के बीच फंसे किरदार को ठीक से निभाया है। और गोविंदे गौड़ा और नयना जो सहायक भूमिकाओं में हैं, वो कहानी में एक तरह की ग्राउंडिंग लाते हैं, इमोशनल स्थिरता, थोड़ी गर्मजोशी। और शिवराज के.आर. पेटे भले ही ज्यादातर फ्लैशबैक में ही है, लेकिन उनकी मौजूदगी पहली फिल्म की याद दिलाती है और सीरीज के मॉरल सेंटर के तौर पर जरूरी है। रचना इंदर जो इंदु बनी है, उनके बारे में रिव्यू कहता है कि वो किरदार में एनर्जी तो लाती हैं, लेकिन उनका जो ट्रैक है वो कॉमेडी पर इतना ज्यादा निर्भर करता है कि उनके किरदार से जुड़े जो गंभीर पहलू हैं, जैसे वो आत्महत्या वाला एंगल, वो उतने प्रभावी ढंग से नहीं उभर पाते। कॉमेडी के चक्कर में किरदार की गहराई थोड़ी कम हो गई, ऐसा लगता है। हाँ, रिव्यू का यही इशारा है। और बाकी सहायक कलाकार, अविनाश, साधु कोकिला, विजय सिंदूर, ये सब जाने माने नाम हैं। रिव्यू उन्हें विश्वसनीय हास्य और उपस्थिति देने वाला बताता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि उनकी भूमिकाएं कहानी के मुख्य इमोशनल या वैचारिक थ्रेड में कुछ खास जोड़ती नहीं है। अच्छा, वो मनोरंजन करते हैं, पर लगता है कि उन्हें मेनली कॉमिक रिलीफ के लिए ही रखा गया है, जिससे कहानी का फोकस थोड़ा बट जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? रिव्यू फाइनली क्या कहता है? एक अच्छी बात जो रिव्यू में दिखती है वो ये है कि फिल्म एक आम सीक्वल वाली गलती से बचती है। कौन सी? शंकर के बेटे और इंदु के बीच कोई जबरदस्ती की रोमांटिक कहानी डालने की कोशिश नहीं की गई है। हाँ, ये अच्छी बात है। फोकस इंसान जानवर के रिश्ते और उससे जुड़े सवालों पर रखने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। और रिव्यू मानता है कि जो लोग पेट्स से, पालतू जानवरों से गहरा लगाव रखते हैं, उनके लिए ये फिल्म यकीनन एक इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकती है। इसमें कई ऐसे पल हैं जो सीधे दिल को लगते हैं। किसी प्यारे साथी का धीरे धीरे बूढ़ा होना, मुश्किल वक्त में उसकी वो खामोश मौजूदगी, और फिर अंत में उसे अलविदा कहने का वो दर्द, ये बहुत पर्सनल अनुभव होते हैं। हाँ, ये फिल्म उन्हें छूने की कोशिश करती है। जी। लेकिन रिव्यू ये भी साफ करता है कि शायद सभी दर्शकों को ये फिल्म एक जैसी न लगे। जैसा हमने पहले भी बात की,
वो इमोशनल उतार चढ़ाव, कहानी का कहीं कहीं खिंच जाना, टोन का बैलेंस न होना। हाँ, ये चीजें कुछ दर्शकों को निराश कर सकती हैं। ये शायद सबके लिए उतनी संतोषजनक ना हो। सही। तो अंत में रिव्यू नानू मथुगुंडा 2 को कोई क्लियर हिट या मिस नहीं कहता। इसे एक मिलीजुली प्रतिक्रिया मिलती है। एक ऐसी फिल्म जिसकी नीयत अच्छी है, जो बड़े सवाल पूछने की हिम्मत करती है। जैसे क्या प्यार मौत के बाद भी रहता है? हाँ, लेकिन शायद उन सवालों के जवाब कहानी में थोड़े बिखरे हुए, थोड़े इनकंसिस्टेंट लगते हैं। कोशिश अच्छी है, पर एग्जीक्यूशन में शायद कुछ कमी है गई। रिव्यू का अंत एक बहुत ही खूबसूरत पोएटिक नोट पर होता है। वो लिखता है कि फिल्म का असर गीली मिट्टी पर पड़े एक धुंधले पंजे के निशान जैसा है, जो जहन में रह जाता है। कि स्नेह, लगाव कभी पूरी तरह मिटता नहीं। वो इंतजार करता है हमारी यादों में, हमारे विश्वास में, जो चुपचाप हमारे साथ चल रहा हो। क्या बात है। और यही हमें सोचने के लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देता है ना, कि क्या रिश्तों की ये जो भावनात्मक निरंतरता है, खासकर उन प्राणियों के साथ जो बोल नहीं सकते, क्या ये सिर्फ कहानी कहने का एक तरीका है, दर्शकों को इमोशनली जोड़ने का एक टूल, या फिर ये वाकई हमारे रिश्तों को, खासकर हानि और जुड़ाव की हमारी गहरी मानवीय जरूरतों को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है? क्या हम उन बंधनों में ज्यादा गहरा अर्थ ढूंढते हैं जो शब्दों और लॉजिक से परे होते हैं? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि नानू मथुगुंडा 2 पर सिनेमा एक्सप्रेस के इस रिव्यू का हमारा ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण और विचार करने लायक लगा होगा।